हेलो, वेलकम टू रेंकिस्तान। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फूड फर्मेंटेशन में स्टार्टर कल्चर का मुख्य काम इसमें क्या होता है? इनिशिएट ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स, एनहेंस फ्लेवर, कलर को इम्प्रूव करना या प्रोटीन को इसमें बढ़ाना। तो सबसे पहले बेसिक आप बात ऐसे समझ के चलिए। स्टार्टर कल्चर वो है जिसमें हम चाहते हैं हमारी पसंद के माइक्रोब्स उनकी हम ग्रोथ करें और उसको हम अपने अच्छे इस्तेमाल में हम उसका प्रयोग करें। जैसे आप जानते हो जो माइक्रोब्स हैं ये दो तरह के काम करते हैं। एक तो फर्मेंटेशन करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और एक स्पॉइलिस करते हैं। स्पॉइलिस यानी कि उसको ख़राब करते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो स्पॉइलिस से तो हमको बचाना होता है, ये हमारा मेन काम है। और फर्मेंटेशन में हमें ये देखना रहता है कि किस चीज़ का फर्मेंटेशन करना है हमें और किस प्रकार के बैक्टीरिया की हमको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर में 1 कटोरी दही है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए 10 कटोरी दही। लेकिन आपके पास दूध रखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि इस दूध को भी दही बना दिया जाए। तो इसमें जो माइक्रोब्स हैं दही में, आप इसमें से 1 चम्मच दही लेंगे और दूध में मिक्स कर देंगे, तो पूरा का पूरा जो दूध होगा वो दही बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या किया आपने, जो डिज़ायर्ड माइक्रोब्स हैं ये आपने फूड फर्मेंटेशन करवाया। ये नेचुरली नहीं हुआ, आपने उसको इनिशिएट किया, आपने उसको शुरू किया। एक कंट्रोल्ड वे में फर्मेंटेशन को किया कि आप इसमें 2-3 काम करते हो। पहला तो ये करते हो कि जो अच्छे गुड बैक्टीरियाज हैं, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं जो आपके लिए फर्मेंटेशन कर रहे हैं, उनकी संख्या को आप जल्दी से बढ़ाते हो, तेज़ी से। और जो ख़राब स्पॉइलिज माइक्रोब्स होते हैं वो इसमें दब जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और फर्मेंटेशन ऐसा होता है जैसा आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, जैसा आप चाहते हो। समझ में आया? तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वांछित माइक्रोब्स की वृद्धि प्रारंभ करना। बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब इसके बाद अब मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमको दही बनाना है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। अब मुझे बताओ इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप करेंगे सर लैक्टोबैसिलस हमको चाहिए, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिसिस ये चाहिए आपको, प्लस इसके साथ हमको चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस चाहिए, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस हमें चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इनको हम सिम्बायोटिक पेयर कहते हैं। इनमें से एक ये एसिड बनाता है और ये फ्लेवर देता है और दही बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, दही 1 कटोरी है, वहाँ से 1 चम्मच लेते हैं और दूध में डाल देते हैं। तो हमने स्टार्टर कल्चर का एक एग्जांपल करके देखा, है ना। इसके बाद मैं आपसे बोलूँ पिकल बनाना है आपको, तब भी आप क्या करोगे, एक डिजायर्ड फर्मेंटेशन आप करवाओगे। इसके लिए आपको कौन चाहिए होगा, लैक्टोबैसिलस प्लैंटरम चाहिए होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एसिड बनाएगा और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, जैसे आप सौरक्रोट देखा था हमने, किमची देखा था, वो भी इसी के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको ब्रेड बनाना है ना, या बेकरी का कोई प्रोडक्ट और बनाना है, या एल्कोहलिक बेवरेज रहते हैं वो बनाने हैं, तो इसके लिए भी आपको ज़रूरत होगी कि ईस्ट है वो CO2 बनाए। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें ये प्रॉपर वे में हों, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो सैक्रोमाइसिस सर्विस होता है उसका आप इस्तेमाल यहाँ पे करोगे। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को इनमें देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। हाई एसिड फूड्स जिनकी pH 4.66 से कम होती है, स्पॉइलिश का मुख्य कारण इनमें क्या होता है बताइए। देखिए इसमें सवाल का आंसर पहले से ही टिक है, ईस्ट या फिर मोल्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो मुझे हाई एसिड फूड के कुछ एग्जांपल्स दो। आप बोलोगे सर पिकल हो सकता है, टोमेटो सॉस हो सकता है, जैम हो सकता है, जेली हो सकता है, या कोई सिट्रस फ्रूट होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, इनकी pH लगभग कितनी होगी, 4.6 से या तो कम होगी या 4.6 के इक्वल होगी, है ना, ये इतनी होगी। तो ये जो एसिड जहाँ पे इतना ज़्यादा होगा, तो इस एसिडिक कंडीशन में बताइए क्या बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा क्या? बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ होगी जिसको हम बोलते हैं ईस्ट और मोल्ड, ये दोनों एसिड टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ग्रोथ करते रहते हैं, इनका ग्रोथ रेट अच्छा होता है और फिर ये इसको स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, स्पॉइल इसका कारण इसमें कौन बनेगा, यही बनेंगे। मैंने फिर से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एसिडिक कंडीशन जहाँ पे होंगी, ये मैंने आपको खाने के एग्जांपल्स दिए जिनका लगभग pH इतना 4.6 से इससे कम होगा, तो यहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईस्ट और मोल्ड हैं ये एसिड टॉलरेंट होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे स्पॉइलिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि हाई एसिड फूड्स में बॉटुलिज्म का खतरा होता है कि नहीं। बाकी स्पॉइलेज जब होगा तो गैस बनेगी, एल्कोहल जो है फॉर्मेशन होती है,
और आपसे एक चीज़ और मुझे बताइए कि इसमें जब फंगल ग्रोथ होगी तो इसमें किस प्रकार के कलर यहाँ पे आपको पैचेस देखने को मिलते हैं। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्लू कलर का दिखता है, वाइट भी दिख सकता है, इसके अलावा आपको ब्लैक पैचेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और सेल्फ लाइफ एसिड से बढ़ती है पर फंगस से स्पॉइलेज जब पॉसिबल हो तभी ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। बताइए ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ये होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, वाटर एक्टिविटी किस थ्रेश होल्ड से नीचे माइक्रोबियल ग्रोथ धीमी हो जाती है। बताइए। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको यूनिट 1 में करा चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको ये बताया था कि वाटर एक्टिविटी का मतलब होता है कि फूड में पानी की उपलब्ध वो फ्री मात्रा जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर वो उसको खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए। मैंने आपको बोला था कि अगर वाटर एक्टिविटी अगर जीरो कहीं पे है तो इसका मतलब है मेरे भाई कि उसमें पानी बिल्कुल भी है नहीं, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा अगर वाटर एक्टिविटी आपकी यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है कि पानी जो है वो बिल्कुल प्योर है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर फूड में फ्री वाटर कम है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है धीमी या फिर बंद ही हो जाती है। तो वैज्ञानिक रूप से ऐसा बोला जाता है कि जो वाटर एक्टिविटी है वो 0.85 अगर इससे नीचे जाती है, ठीक है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ लगभग कम हो जाती है या फिर हम कहते हैं कि रुक जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन जो था इससे पहले उसमें पूछा था कि मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे नीचे संभव नहीं हो पाएगी ग्रोथ रेट। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था 0.60 इतनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि स्लो कहाँ हो जाएगी, मतलब इसके बीच में 0.60 और 0.85 इसके बीच में होती तो रहेगी, लेकिन ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्लो, और इसके नीचे बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे इसको। और बाकी थोड़ा सा सवाल और आप याद रखिए, जैसे आपके लिए बैक्टीरिया का पूछेगा तो वहाँ पे आप बोलेंगे 0.90, और अगर ईस्ट के लिए अगर आपसे पूछेगा तो 0.88 आप बोलेंगे। और मोल्ड के लिए ग्रोथ करने के लिए वाटर एक्टिविटी कितनी चाहिए तो 0.80। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इस तरह से साइन लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 बोलता है आपसे हीट रेसिस्टेंट स्पोर्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन से होते हैं। बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, सीडोमोनास या फिर राइजोपस। बताइए। देखो, कुछ बैक्टीरिया सर्वाइवल के लिए स्पेशल सीड्स बनाते हैं। मैंने जैसा आपको बोला था कि जैसे उसकी कैपेसिटी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ ये करता है ना, ये ग्रोथ करता है, लेकिन आपने इसका कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपनी कॉपीज़ बना लेगा, अपने कुछ स्पेशल सीड्स या फिर कहें तो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के छोड़ देता है, और जो कि इनएक्टिव रहती हैं इस पर, है ना। इसके बाद 35 से जैसे ये 25 पे फिर से आएगा तो इसकी जो कॉपीज़ होंगी डुप्लीकेट, ये फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी। इसी को हम इसमें स्पोर्स कहते हैं इस पे। लेकिन आप याद रखेंगे ये स्पेशल जो सीड्स जो मैंने बताया इनका एक नाम होता है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए या ये लिख दिया जाए स्पोर्स की जगह तो इसको आप याद रखना है, एंडोस्पोर्स। ठीक है, चलो ये ठीक है। अब ये जो स्पोर्ट्स होते हैं इनकी कुछ स्पेशलिटी रहती है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि आपसे पूछ सकता है क्या ये हीट रेसिस्टेंट होते हैं, आप बोलेंगे जी हाँ, ये हीट रेसिस्टेंट होते हैं, उच्च ताप पर भी नहीं मरते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा क्या ये केमिकल रेसिस्टेंट होते हैं क्या, केमिकल पे केमिकल से मर जाते हैं क्या, आप बोलोगे यस सर, रेसिस्टेंट होते हैं, ये केमिकल से भी नहीं मरते हैं। ठीक है, यानी इनको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कैंड वाले जो फूड होते हैं उनके लिए ये सबसे खतरनाक होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। हीट रेसिस्टेंट स्पोर्स है ना, ये सिर्फ 2 ग्रुप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो जो यहाँ लिखा हुआ है बैसिलस, और एक है यहाँ पे आपका क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, बैसिलस में आप याद रखेंगे ये कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, जिंदा रहने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, मिल्क में होते हैं, राइस में होते हैं, स्पाइसेस जो होते हैं मसाले उनको भी स्पॉइल यही करते हैं। वहीं क्लोस्ट्रीडियम है, इनकी स्पेशलिटी ये है कि अनएरोबिक होते हैं, यानी इनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती है ना। ये कैंड फूड में होते हैं, बॉटुलिज्म का खतरा इनसे होता है हमको। तो ये दोनों बैक्टीरिया हीट से मरते नहीं हैं, हीट होने पे स्पोर्स इनके एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए कैंड फूड होते हैं। उनमें हमको मेरे भाई ऑटोक्लेविंग करनी होती है। ऑटोक्लेविंग में आपको बता चुका हूँ कई बार, फिर से एक बार बताता हूँ
यहाँ पे हम पहले खाने को कैन में डालते हैं और फिर उसको 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक इसको हम गर्म करते हैं। चलिए PSI इसके लिए कितना होता है बताइए, प्रेशर कितना होता है। मैं 3 से 4 बार बता चुका हूँ आपको, अगर आपको किसी को याद है तो इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ये अच्छा सवाल है, मुझे पता है। देखिए खाने से हम दो तरह से प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ रखा हुआ है फूड, अब ये इन्फेक्ट होता है ना। अब ये दो तरह से होगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको इन्फेक्ट करेंगे, ये दो तरह से करेंगे। एक तो क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही इसमें है संख्या में, और दूसरा इनके द्वारा बनाया हुआ कोई टॉक्सिन हो सकता है या कोई दूसरा उत्पाद हो सकता है। तो अब या तो चाहे आपने ये वाला खाना खा लिया या आपने ये वाला खाना खा लिया, ठीक है, तो आप इन दोनों से ही खाना खाने और इनके लक्षण यानी कि ये बीमार करने के बीच का जो टाइम होगा उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन वाला पीरियड होता है वो जनरली लंबा होता है, और टॉक्सिन से जो प्रभावित होने वाला इंक्यूबेशन टाइम होता है वो जनरली कम होता है, ठीक है। चलो पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब समझो, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये पहले से टॉक्सिन फूड में बना हुआ होता है, जैसे कि एंट्रोटॉक्सिन इज इक्वल टू होता है हीट स्टेबल टॉक्सिन। इसका टॉक्सिन पेट में जैसे ही जाएगा ये तुरंत अटैक करता है भाई, इसलिए इसके सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे, क्योंकि यह जो टॉक्सिन है ना ये पहले से फूड में बना हुआ होता है, ठीक है। इसको हम जैसे एंट्रोटॉक्सिन हो गया, ठीक है, लिख के बताता हूँ थोड़ा। एंट्रोटॉक्सिन ये कैसा होता है मेरे भाई, हीट पे स्टेबल टॉक्सिन होता है। क्या हो जाता है बीच बीच में, हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है ये, ठीक है। तो इसका टॉक्सिन जैसे ही पेट में जाएगा ये तुरंत अटैक करता है, इसलिए इसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। जब सिम्टम्स जल्दी आ जाएंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड भाई बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी जल्दी असर दिखाता है। कितना हो सकता है, तो ये 1 से 6 घंटे हो सकता है इसका, 1 से 6 घंटे, इतने में ही असर दिखा देता है। सिम्टम्स क्या होंगे, बहुत भयंकर तरीके से आपको वॉमिटिंग होंगी और फीवर आएगा इस तरह से, तो ये आप कह सकते हो। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। सैल्मोनेला, अगर इससे प्रभावित खाना अगर आपने खा लिया तो ये इन्फेक्ट करेगा आपको, और ये मेरे भाई टाइम लेता है कितना, 10 से 72 घंटे, इतना समय ये लंबा लेते हैं। इसके अलावा विब्रियो कॉलेरा की अगर हम बात करें, अगर इससे इन्फेक्टेड अगर आपने कोई चीज़ खा ली तो आपको सीवियर डायरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 घंटे से लेकर के 5 दिन तक, 5 घंटे से लेकर के मेरे भाई 5 दिन तक ये ले सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना बड़ा होता है। इसके अलावा ये जो शिगेला रखा हुआ है ये इसका इंक्यूबेशन 1 से 3 दिन तक लगभग होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 56 बताओ। कह रहा है आपसे डी वैल्यू क्या दर्शाता है। 1 लॉग रिडक्शन टाइम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये पहले से ही टेक है, क्यों है ये, किसी तापमान पे माइक्रोब को 90% कम करने का समय है, डेसिमल एसिडिटी, मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, या फिर डबलिंग टाइम है। तो देखो मेरे भाई डी वैल्यू का मतलब होता है, मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, डेथ वैल्यू। और किसकी डेथ वैल्यू है, माइक्रोब्स की है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक ऐसा समय जिसमें किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा समय जिस पे किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे माइक्रोब्स 90% तक कम हो जाते हैं, और इस 90% को हम एक लॉग कहते हैं। इनके चलते हैं कि 100 जीवित बैक्टीरिया हैं किसी जगह पे, तो डी वैल्यू ये वो समय होगा जहाँ इनकी संख्या सिर्फ 10 बचेगी, यानी कि 90% तक ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन इससे कुछ चीज़ें और आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि ये डी वैल्यू है ये किस प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, थर्मल या फिर नॉन थर्मल। तब आप बताएंगे कि सर थर्मल प्रोसेसिंग से ये रिलेटेड है, ठीक है। ये थर्मल प्रोसेसिंग क्या है मेरे भाई बताओ। ये वो प्रोसेसिंग है जिससे हम माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं या फिर न्यूट्रलाइज करके अपने खाने को हम सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्मल प्रोसेसिंग के कोई एग्जांपल मुझे बता सकता है क्या, बताइए। एक कैनिंग हो जाएगा, स्टरलाइजेशन बता सकते हो, पास्चराइजेशन बता सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब सवाल समझ में आ गया होगा, आंसर भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। 2 सवाल आपसे मैं पूछूंगा डी वैल्यू से। अगर डी वैल्यू किसी की कम है तो मुझे बताओ माइक्रोब्स जल्दी मरेंगे या फिर देर से मरेंगे। चलिए फिर से बताओ, अगर डी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोब्स जल्दी मरेंगे या फिर बहुत टाइम से मरेंगे, या हम कहेंगे कि हीट रेसिस्टेंट वो होंगे। तो ये दोनों की दोनों बातें
ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ आना चाहिए। घुमा के कोई भी सवाल आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। 90% अगर बैक्टीरियाज रिड्यूस हो रहे हैं यानी कि कम हो रहे हैं, ये आर है ना, तो इसको हम बोलते हैं 1 लॉग, ठीक है। और अगर 99% अगर रिड्यूस हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं 2 लॉग, ठीक है। और अगर कोई लिख दे 99.9% इतना अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई 3 लॉग। चलिए, ये डी वैल्यू कम होगा तो बताइए बैक्टीरिया जल्दी मरेंगे या फिर बहुत टाइम बाद मरेंगे, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी होती है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव और फर्मेंटेटिव। अब समझो कैसे। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिनको हम शॉर्ट में लैब बोलते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्टली जो शुगर होती है इसको फर्मेंट करते हैं, इसका फर्मेंटेशन करते हैं और इससे ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं, इससे ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, इससे जस्ट पिछले वाले। तो हमने जो पिछले वाले 50 क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव ये होते हैं। इसके अलावा बताइए मुझे, ये क्या स्पोर्ट्स बनाते हैं? ये स्पोर्ट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना वहाँ पे। इसके अलावा बताओ मुझे, एसिड टॉलरेंट होते हैं क्या ये, बताओ। एसिड टॉलरेंट का मतलब है कि एसिडिक खाना जहाँ होगा, लो पीएच वहाँ होगा, ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं? तो आसान तो है, सर्वाइव कर पाएंगे, एसिड ही तो बना रहे हैं। बस देखिए लैक्टिक एसिड में एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए इसके अलावा फूड फर्मेंटेशन में अच्छा अब मुझे बताइए, इसका प्रयोग फूड फर्मेंटेशन में किया जाता है या स्पॉयलेज में होता है? तो फूड फर्मेंटेशन में करते हैं हम इसका इस्तेमाल, ठीक है। दही बनाना, पिकल बनाना, किमची, सॉरक्रॉट, चीज़, योगर्ट, ये हमने पढ़े तो हैं इतने सारे। चलिए बाकी ये जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसकी मैं एक आपको यूनिक रेट बताता हूँ। ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जो खाने को प्रिजर्वेटिव की तरह प्रोटेक्ट करता है हमारा, ठीक है। चलिए तो बाकी आगे बढ़ते हैं। फूड स्पॉइलेज में गैस प्रोडक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अधिक जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी। बताइए, क्लॉस्ट्रीडियम, एस्परगिलस, लैक्टोबैसिलस या फिर पेनिसिलियम, बताइए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं मेरे भाई जो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं। मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसको फर्मेंट करते हैं, ठीक है। और फर्मेंट करके ये गैस फॉर्म करते हैं। और गैस कौन कौन सी हो सकती है? ये CO2 हो सकती है, H2 हो सकती है, ठीक है। इसको बनाते हैं और इस गैस का काम क्या होता है? अब ये गैस बनेगी तो कुछ तो करेगी उस खाने में। इस गैस प्रोडक्शन का काम होता है ये उस खाने को स्वेल कर देती है, उसको फुला देती है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें ये बबल बना देती है ना। इसके अलावा कह सकते हैं उसमें होल्स क्रिएट कर देती है, ठीक है। अब समझो, जो लैक्टोबैसिलस LAB जो भी हमने पढ़ा, ये गैस फॉर्मिंग फर्मेंटेशन करता है और इस चीज़ को हम बोलते हैं, इसके लिए एक अलग से नाम है। गैस फॉर्मिंग जो फर्मेंटेशन ये करेगा तब हम इसको मेरे भाई बोलते हैं हीट्रो फर्मेंटेटिव LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 है। पूछ रहा है आपसे HACCP, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप इसका कौन सा होता है? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन। सवाल का आंसर पहले से ही ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर पता चल गया आपको पहले से। कॉन्सेप्ट बस पता है कि नहीं, ये मैटर करता है, क्योंकि सवाल हो सकता है इसे घुमा के पूछ ले। तो देखो कि HACCP का फुल फॉर्म बताओ। अगर आंसर पता चल गया है तो इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा है। अब ये सिस्टम फूड को सेफ बनाने के लिए हैजार्ड्स को रोकता है। हैजार्ड्स एक्चुअल में है क्या? ये मुसीबतें हैं एक तरह से जो हमारे खाने को ख़राब करते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, बेसिकली इनको हम 3 प्रकार की पढ़ते हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस सुनते चलो। यहाँ पे आपने महत्वपूर्ण स्टेप देखा। अब इस महत्वपूर्ण स्टेप के लिए 2 शब्द और मैं दे रहा हूँ आपको, ये भी घुमा के पूछ सकता है आपसे कि HACCP में सबसे पहला आपसे कह सकता है सबसे क्रिटिकल तो चलिए लिखा ही हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये इनमें से कौन सा स्टेप होता है? तो आप कहेंगे सर हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना
कि कहाँ पर और कौन सी समस्या पैदा हो सकती है या हो रही है, क्योंकि हैज़ार्ड को अगर पहचाना नहीं गया तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम। हैज़ार्ड का मतलब है मुसीबत। थोड़ा सा भी और आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, सभी आगे के स्टेप्स इसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एचएससीसी में कई सारे स्टेप्स होते हैं, वो सभी के सभी स्टेप्स इन्हीं पे, इसी जो पहला वाला स्टेप है हैज़ार्ड एनालिसिस पे, इसी पे डिपेंड करते हैं। यानी कि सीसीपी जो होता है, जो कंट्रोल पॉइंट, वो भी यहीं पे बनता है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट का जो काम होता है वो भी यहीं पे, इसी पे आधारित होता है। और अगर गलत हैज़ार्ड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो पूरा का पूरा एचएससीसीपी है वो फेल कर जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रूशल है वो यही वाला पॉइंट होता है। अब आपको बताता हूँ को जो एचएससीसीपी जो हैज़ार्ड्स हैं, अब देखिए एचएससीसी में जो ये हैज़ार्ड हैं ये होते हैं मेरे भाई 3 प्रकार के, सारे के सारे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक होंगे जो बायोलॉजिकल होंगे, इस बायोलॉजिकल में कौन होगा, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, ये खाने को ख़राब कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद एक होगा जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई केमिकल हैज़ार्ड, ठीक है। इसमें कौन होगा, जैसे पेस्टिसाइड हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं। इसके अलावा एक होगा जिसको हम बोलेंगे फिजिकल हैज़ार्ड, ठीक है। इसमें आपको क्या, ग्लास, मेटल, इसके पीस हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, ये सब के सब, ठीक है। तो कोई खाना ख़राब हो सकता है या हो रहा है तो किस चीज़ की वजह से, उसको यहाँ पे एनालाइज करना कि कैसा ये कारण है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है या फिजिकल है, तो इसके बारे में ये हमें बता रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है हमसे कि सिक्रोफिलिक ये पैथोजेंस कौन से होते हैं, बताइए। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, कैम्पिलोबैक्टर, सैल्मोनेला या फिर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। इसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। सिक्रोफिलिस वो होते हैं जो मेरे भाई कोल्ड लविंग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कोल्ड लविंग होते हैं, कोल्ड लविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। चलिए, इनका मैंने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि कितना होता है, तो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस ये रहता है। मैंने बताया था कि फ्रिज में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, और आप अगर इनको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं और ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, ठीक है। देखो, इसकी स्पेशलिटी यही है, 0 डिग्री पे रख दो तब भी ग्रो करेगा, और फ्रिज से निकाल के बाहर किचन में रख दो जहाँ का मिनिमम टेम्परेचर अगर 0 से 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच में है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वहाँ पे भी ग्रोथ कर जाता है। रेफ्रिजरेटेड फूड्स जो होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, ठीक है। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सॉफ्ट चीज़ हो गई, रेडी टू ईट फूड्स हो गए, उनमें कंटेमिनेशन का सबसे बड़ा कारण यही बनता है, ठीक है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स कैसे कैसे दिखते हैं, कुछ नहीं, सीवियर फूड पॉइजनिंग हो सकती है उसमें, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खासकर हमारे लिए ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी देखिए और भी बता देता हूँ, कैम्पिलोबैक्टर के बारे में यहाँ पूछा है, ये 37 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। सेल्मोनेला की बात करेंगे तो ये 35 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसको मीसोफिलिक बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिनियम है, ये मीसोफिलिक और थर्मोफिलिक वेरिएंट के दोनों ही होते हैं, ये कोल्ड लविंग पैथोजेंस नहीं होते हैं, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। वो पूछ रहा है आपसे कि मोल्ड स्पॉइलेज में माइकोटॉक्सिन प्रोडक्शन किस स्थिति में ज़्यादा होता है, बताइए। हाई ह्यूमिडिटी और वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रोटीन होनी चाहिए, हाई लो ह्यूमिडिटी, या फिर फ्रीजिंग होनी चाहिए। बहुत आसान सवाल है। माइकोटॉक्सिन आप समझते हो अच्छे से खूब कि माइकोटॉक्सिन जो हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, और किसके द्वारा बनते हैं ये कैसे होते हैं माइकोटॉक्सिन, ये टॉक्सिक ये केमिकल्स होते हैं। कौन बनाता है सर इनको, बताइए। ये मोल्ड बनाता है इनको, ठीक है। ये मोल्ड, अब चलिए थोड़ा सा नाम बताता हूँ आपको। एफ्लाटॉक्सिन ये हो सकता है, ठीक है, और ओक्राटॉक्सिन ये भी हो सकता है। ये टॉक्सिन्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो माइकोटॉक्सिन कहलाते हैं। और हो सकता है आपका पेट्यूलिन, अगर ये सुना हो कहीं आपने, पेट्यूलिन LIN है ये, ठीक है। ये इतने प्रकार के टॉक्सिन्स हैं जो कैसे हैं, ये माइकोटॉक्सिन कहलाते हैं। कौन बनाता है सर, मोल्ड बनाता है। ये तब बनते हैं जब मोल्ड को अपनी फेवरेट कंडीशंस मिल जाती हैं, बेसिक सी बात है। अब मोल्ड की फेवरेट कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, तो समझो। एक तो हाई मॉइस्चर चाहिए उसको, हाई मॉइस्चर चाहिए, यानी कि इसको नमी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी चाहिए। इसके अलावा इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए भाई,
25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बेस्ट है, आइडियल है। इसके अलावा और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इसको, ऑक्सीजन भी चाहिए इसको, ठीक है। और इसको चाहिए ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, ठीक है दोस्त। इतनी सारी चीज़ें हमको होनी चाहिए। और ये कहाँ मिलेगा, इसके लिए कोई सारे एग्जांपल बता दो। नट्स हो सकते हैं, स्पाइसेस हो सकते हैं, सीरियल हो सकते हैं, ऑयल सीड्स हो सकते हैं। इसीलिए एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन इनमें देखा जाता है। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है। आज तो बहुत मज़े आ रहे होंगे ना, क्योंकि पहले से आंसर टिक है इसमें। असल में क्या है, मैं पहले ऐसे ही बनाना चाहता था कि सबके आंसर्स टिक कर दूं इसमें, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, फिर तुम लोग सुनोगे नहीं ठीक से, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। बट इसमें कुछ गलती से लगे हुए रह गए जल्दबाजी में, कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर पता होने से कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कॉलीफॉर्म काउंट मुख्यतः किसके संकेतक माने जाते हैं, बताइए। ये फैकल कंटेमिनेशन यानी कि मल जनित संदूषण, सॉइल का कंटेमिनेशन, हीट रेजिस्टेंस या फिर स्पोर लोड, बताइए क्या कहलाता है। तो आंसर तो तुम्हें पता चल ही गया, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो अब मुझे बताओ कौन बनाएगा इसको। पहले तो बताओ कॉलीफॉर्म क्या होता है। ये खाने की वस्तु होती है जिसको हम टेस्ट के साथ खाते हैं, है ना। कॉलीफॉर्म होता है ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का भी क्या है, एक तरह से टाइप है, जिसके अंदर आपको ई कोलाई जो होती है उसकी फैमिली के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। मूलतः कहाँ मिलेंगे ये, अब ये चीज़ें बताओ तब तो पता चले। आंसर पता चलने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मूलतः मनुष्य और जानवरों की जो इंटेस्टाइन रहती हैं उनमें आपको देखने को ये मिलते हैं दोस्त, ठीक है। चलो आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका घर है कहीं, ठीक है। अब इस घर से जो वेस्टेज वाटर होता है, आप सुबह फ्रेश होते हो, वो सारा का सारा पानी निकल के और जाके एक यहाँ पे पॉन्ड है, उस पॉन्ड में जा कर के मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंटेमिनेशन होना शुरू हो जाएगा, फैकल कंटेमिनेशन, ठीक है। और यहाँ से ही इसी पानी को भर के कोई यहाँ पे पास में कोई खेत का एक टुकड़ा है, उसमें कोई सब्जियां वगैरह बना रहा है या सब्जियां उगाता है, तो उसमें इस पानी का उसमें यूज कर देता है कि सब्जियों को धो के इस पानी से आपको खिला देता है, आपके लिए ले आता है बढ़िया फ्रेश सब्जियां, वो आप यूज़ कर लेते हो। तो सीधी सिंपल बात है कि अगर उसमें आपको ये कॉलीफॉर्म काउंट अगर देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि फैकल कंटेमिनेशन ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे मल जनित संदूषण हुआ है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है। कॉलीफॉर्म की प्रेजेंस यही करती है। क्या करना चाहिए, खाने को या फिर पानी को बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज हमको करना चाहिए, ठीक है। प्रोसेसिंग जो इक्विपमेंट होते हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर है वो अनसेफ नहीं होना चाहिए। फैकल मैटर की एंट्री इसमें हुई है, ये सब चीज़ें इसमें बेसिक होती है, तो इसमें आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा मेथड फूड में सबलिथली इंजर्ड सेल्स को डिटेक्ट इसमें करता है, बताइए। आता है सेलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल प्लांटिंग, एसपीसी, पीएच एनालिसिस या फिर एटीपी टेस्ट। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा नए टाइप का सवाल है। चलिए बताइए। सबसे पहले तो इसका आंसर बताता हूँ। सिलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल जो प्लेटिंग है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे माइक्रोब्स हैं जो वीकेंड हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन वो मरे नहीं हैं, ठीक है। वो हीट या फिर केमिकल या डिहाइड्रेशन, इससे चोट खाए हुए सेल्स हैं, चोट खाए हुए माइक्रोब्स हैं वो, यानी कमज़ोर हो गए हैं लेकिन मरे नहीं हैं वो अभी। ये सामान्य मीडिया पे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। सिलेक्टिव डिफरेंशियल टेस्टिंग केवल ये की जाती है तभी जा कर के ये आपको दिखाई देंगे। मैं फिर से आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, एक टेस्टिंग का नाम है जिसमें जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई सिलेक्टिव डिफरेंशियल टेस्टिंग, केवल इसी में ये पकड़े जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो प्लेट है उस पर इंजर्ड सेल्स हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको पकड़ नहीं पाते हैं। सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया इनको स्ट्रेस से रिकवर होने का चांस देता है, साथ ही जो हेल्दी और इंजर्ड सेल्स हैं उनकी अलग अलग पहचान करने में भी ये मदद करता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे केवल एसपीसी लिखा हुआ है, बताइए। एसपीसी में से समझाया था, ये वाइबल नॉर्मल सेल्स होती हैं, केवल उनको ही ये गिन सकता है, पकड़ने वकड़ने का काम ये इंजर्ड सेल को नहीं कर पाएगा। पीएच एनालिसिस की बात करें, ये सिर्फ एसिडिटी बताता है कि खाने में एसिड पीएच का कितना है, कम है या फिर ज़्यादा है। एटीपी टेस्ट ये तो केवल टोटल एटीपी को मेजर करता है, तो ये भी हमारे काम का यहाँ पे नहीं होगा। चलिए 64 पे चलते हैं। बायोफिल्म फॉर्मेशन खाद्य उद्योग में किस बैक्टीरिया से अधिक संबंधित है, बताइए। स्यूडोमोनास या फिर स्टेप्टोकोकस लैक्टोकोकस या फिर बैसिलस सैलिसिस, बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका स्यूडोमोनास एरोगिनोजा, ठीक है। चलिए समझिए इसको। बायोफिल्म क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले तो ये जो बायोफिल्म है इसको हम यहाँ निकालते हैं। बायोफिल्म इज इक्वल टू, मैं कहूँ आपसे,
बैक्टीरिया की चिपचिपी परत जो सरफेस पे बनती है, ठीक है, जैसे कोई पाइप हो सकता है, कोई टैंक हो सकता है, या कोई उपकरण, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे सबसे ऊपर की जो उसकी परत होगी, उसका सरफेस होगा, उस पर एक चिपचिपी परत बना देगा, ये बायोफिल्म उसको हम बोलेंगे। अगर ये एक बार बन जाए दोस्त, तो ये साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहली चीज़। अब थोड़ा सा और इसको समझो, ये स्ट्रॉन्ग बायोफिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायोफिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये है, मोस्टली ये जो गीले सरफेसेस होते हैं उन पर ये जल्दी तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर इनको आपको देखना है तो आपके आसपास अगर कहीं डेयरी प्लांट लगा है, मीट प्लांट कहीं लगा है, या मिल्क प्लांट है कहीं पे, ये तो उनके जो कोल्ड सरफेसेस होते हैं वहाँ पे जाकर के आप इनको देख सकते हो, ठीक है। बायोफिल्म बैक्टीरिया हीट और सैनिटाइजर से भी नहीं मरते हैं, इतना आप ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बायोफिल्म ये बनने से क्या हो जाता है बताइए, इस एक तो स्पॉइलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह हीट ये काम भी नहीं करते हैं, और कंटेमिनेशन फ्रीक्वेंटली होती है, बार बार होती है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी के जो जो ऑप्शंस हैं, ये इनमें से कोई भी बायोफिल्म आपका यहाँ पे नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि लैक्टोकोकस है, ये फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। बाकी बैसिलस सेरेसिस है, ये स्पोर्स बनाता है, और स्ट्रेप्टोकोकस है, ये एक बायोफिल्म तो बनाता है, लेकिन फूड इंडस्ट्री में इसका कोई रोल इसका है नहीं इतना, ठीक है। तो सीडोमोनास हमारा आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए जी, 65 पे बताएं, 65 क्वेश्चन नंबर बताएं आप। 65 क्वेश्चन को बताइए, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट यूएसटी मिल्क में स्पॉलिश का मुख्य ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। अब देखिए, कितने सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूएसटी ये कितना डिग्री टेम्परेचर पे, कितने सेकंड्स के लिए, कितने मिनट के लिए दूध को स्टराइल किया जाता है या उसको गर्म किया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है यूएसटी की जगह पे, कि आपसे पूछ सकता है लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसका रेंज आपसे पूछ लेगा कितना डिग्री टेम्परेचर। आपसे पूछ सकता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, नहीं एल टी है ना, लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है, और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पूछा है आपसे यू एच टी, इसका तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये ऊपर के दोनों वाले आप ये बताओगे, ठीक है। बेसिकली पास्चराइजेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, पहले तो यू एच टी देख लो कितना, 135 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक लगभग होता है ये। ऐसे मत होना सर 130 पड़ा है, 145 पड़ा है, 5 डिग्री ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी ऊपर वाले फिक्स रहते हैं। इसको 2 से 5 सेकंड के लिए इसको हम स्टराइल करते हैं इसको, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें सवाल हमसे ये पूछा है कि इसमें स्पॉइलेज कौन करता है, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मोड्यूरिक बैसिलस स्पॉइलेज, है ना, बैसिलस, है ना, इसको आप याद रखेंगे। अब देखो, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लो। ये जो बैसिलस स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, पहले तो ये होता है बैसिलस स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर्स बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। इसके अलावा अब मुझे ये बताओ, ये जो स्पोर बनाए हैं, क्या बताओ 150 डिग्री सेल्सियस पे जो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर सर्वाइव कर जाते हैं। देखो, दूध है, अगर हमने दूध को इस टेम्परेचर पर पहुंचा दिया, तो अगर ये सारे के सारे ख़त्म हो गए होते तो इसका मतलब दूध फिर कभी ख़राब ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बाकी के जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं वो तो इसमें मर जाते हैं, या फिर कहते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं हमेशा के लिए। लेकिन मैंने जैसा बताया कि स्पोर्ट्स यानी अपनी कॉपीज ये छोड़ जाते हैं, जो बाद में फिर टेम्परेचर उनको नॉर्मल मिलता है तो फिर से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ आप याद रखें। तो यू एच टी यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इस प्रोसेसिंग के बाद भी ये बचे रह जाते हैं, ठीक है। कौन बचे रह जाते हैं, ये बचे रह जाते हैं, ठीक है। बाद में फिर स्टोरेज के दौरान स्पॉलिश इसको कर देते हैं, जैसे अब जैसा मैंने आपको बताया कि गर्म करके आपने फ्रिज में रख दिया, और थोड़े दिन बाद आपने थोड़ी देर के लिए आपने उसको किचन में रखा छोड़ दिया, तो वो ख़राब हो जाता है। ये आप याद, एल टी और एच टी एस टी, इनकी दोनों ही रेंज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। फ्लैट सोर स्पॉइलेज ये किससे होता है। बैसिलस कोगुलेंस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शंस अलग ही दिख जाते होंगे, ये तो हो नहीं सकता। चलिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लैट सोर स्पॉइलेज क्या होता है, पहले तो एसिड बनता है और गैस बनती है, अभी नहीं बनती है, केवल एसिड बनेगा इसमें, ठीक है। यानी कि नो गैस इसमें, केवल ये फ्लैट रहेगा ऐसे। ये कहाँ पे होगा, देखने को कहाँ मिलेगा बताओ, ये कैंड फूड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट इसमें एसिडिक हो जाता है, स्मेल इसकी खट्टी खट्टी हो जाती है, ठीक है। चलो, थोड़ा सा और समझ लो, ये कैसे होते हैं बताओ, थर्मोफिलिक होते हैं क्या,
बिल्कुल थर्मोफिलिक होते हैं। क्या ये स्पोर्स बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं। ये कैन प्रोसेसिंग में सर्वाइव कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं क्या ये? बिल्कुल होते हैं। क्या CO2 बना सकते हैं क्या ये? बताओ। जब गैस ही नहीं बना सकते तो CO2 क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कई प्रकार के। ये तो बताएं, वायरल फूड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, इनकी मुख्य पहचान क्या होती है? नो ग्रोथ इन फूड्स ओनली सर्वाइव्स, है ना, भोजन में बढ़ते नहीं, केवल जीवित रहते हैं। आंसर तो इसका टिक, आंसर पहले से ही टिक है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, क्या ऐसे ही वायरस ग्रोथ करते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं करते। वायरस को रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको चाहिए होती है लिविंग होस्ट या फिर लिविंग सेल, इनको चाहिए होती है। जो होस्ट होगा उसी में जा कर के ये सर्वाइव करेगा, उसी में जा कर के ये खुद को ग्रोथ करेगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कि जो फूड होते हैं, फूड में लिविंग सेल होती है क्या? बताओ कहाँ होती है? नहीं होती। नहीं होती तो इसमें वायरस इसमें नहीं करेगा ग्रोथ, इतना आप ध्यान रखेंगे। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर चला गया तो वहाँ पे जाके ये कर सकता है, क्योंकि इसको वहाँ पे लिविंग सेल मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, जो पहले से लगा हुआ ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सी टेक्निक फूड में वाइवल बट नॉट कल्चरेबल, VBNC, सेल्स को डिटेक्ट कर सकती है? PCR, SPC, प्लेट स्टिकिंग या फिर ग्राम स्टेनिंग? चलो बताओ। सबसे पहले आंसर इसको बता देता हूँ, PCR हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ों को समझ लो। VBNC क्या होता है? VBNC ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिंदा होते हैं, जिनको हम वाइवल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कल्चरेबल। ठीक है, अब इनको ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले तो मेरे भाई हीट, एसिड, सॉल्ट, फ्रीजिंग, इसके कारण ये बैक्टीरिया डोरमेंट मोड में चले जाते हैं। ये जीवित होते हैं लेकिन कॉलोनी फॉर्म नहीं कर पाते, यानी एक जगह नहीं रह पाते हैं। जैसे जो नॉर्मल जो प्लेट्स होती हैं, जैसे लाइक SPC, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए इसमें PCR लिखा हुआ है। अब PCR को थोड़ा सा समझो। PCR है ना, ये DNA को एम्पलीफाई कर देता है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब पढ़ा रहा था तभी भी बताया था मैंने। ठीक है, ये एम्पलीफाई इसको कर देती है, यानी आपको ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। अगर DNA मौजूद होगा तो PCR पॉजिटिव बता देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसलिए BVNC या फिर डेड, लेकिन DNA वाली जो भी सेल्स होंगी या फिर स्ट्रेस सर्वाइविंग सेल्स होंगी, स्ट्रेस सर्वाइविंग सेल्स जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये एक तरह से हीट से, एसिड से, सॉल्ट से, इससे कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती हैं, वीकेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सबको ये डिटेक्ट कर लेता है, ये चीज़ आप याद रखें। बाकी SPC तो आप जानते ही हो, ये स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, ये इसको ग्रोथ करते हुए दिखने चाहिए, जो जिंदा होंगे उनको ये कर पाएगा डिटेक्ट। प्लेट वाला है, ये भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। और जो ग्राम पॉजिटिव है, ये ओनली मॉर्फोलॉजी, ये तो केवल कलर वगैरह दिखाता है, तो वायबिलिटी नहीं बताता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ जो यहाँ पे आपसे और पूछी जा सकती है कि जो VBNC जो मेनली ये कहाँ देखी जाती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ये जो E. coli होता है, एक तो इसमें ये देखने को मिलेगा, और जो विब्रियो जो मैंने बताया था कॉमा शेप के रहते हैं, इनमें देखने को मिलेगा, और ये लिस्टीरिया, इसमें भी देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, फूड सेफ्टी में सबसे डेंजरस ये माने जाते हैं। उसका कारण है कि ये जो प्लेट टेस्ट होते हैं उनसे ये मिस हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए PCR टेस्ट इसके लिए करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो PCR, क्योंकि यहाँ पे आंसर है हमारा PCR। अब PCR का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे ले लो। सबसे पहले आपसे ये सवाल एक पूछ सकता है कि जो PCR है ये कितनी स्टेजेस में पूरा होता है, तो ये 3 में होता है। अब इन स्टेजेस में देख लो थोड़ा सा। एक होता है मेरे भाई डीनेचुरेशन, शॉर्ट में लिख दूं क्या यार, डीनेचुरेशन होता है। इसमें DNA के 2 अलग अलग जो भाग होते हैं या धागे होते हैं, ये उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है मेरे भाई। सेकंड नंबर पे एक होती है जिसको बोलते हैं एनीलिंग। ठीक है, प्राइमर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और जो DNA है वो इससे आके चिपक जाते हैं, क्योंकि DNA से तो डिटेक्ट कर रहा है ये। इसके अलावा लास्ट वाली होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इसमें एक नया DNA बनता है, DNA को ही तो मल्टीप्लाई करता है ये। और याद रखना, ये जो पूरा ये प्रोसेस है ना, 3 जो मैंने इसको बताया, ये 30 से 35 बार ये रिपीट होता है। इसीलिए DNA की लाखों कॉपीज बन जाती हैं इंस्टेंटली, और इससे फिर ये पकड़ लेता है खुद से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एक सेंसिटिव मेथड इसको माना जाता है। बाकी जो चीज़ें नहीं पकड़ पाती हैं वो ये पकड़ लेता है खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलिए। कैनिंग में कमर्शियल स्टेरिलिटी किस टेम्परेचर पर की जाती है, या किस टेम्परेचर पर आपको देखने को ये मिलेगी? ऑप्शन हैं आपके 121 डिग्री सेल्सियस, 15 PSI, 80 डिग्री सेल्सियस,
या फिर 90 या फिर 60 डिग्री सेल्सियस बताओ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 121 डिग्री सेल्सियस। और इस पर 15 PSI जो मैंने अभी आपसे ऊपर पूछा था, टाइम मैंने इसका बता दिया था 2 से 3 सेकेंड। ऑटो क्लेविंग वाला भी ये होता है। चलो बताओ मुझे कि क्या ये 100% स्टेराइल कर देता है क्या? तो याद कर रखना ये नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन जो पैथोजन होते हैं और जो हीट रेसिस्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं, स्पेशली जैसे बॉटुलिन वाले, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए कमर्शियल स्टेरिलिटी इतने पे करते हैं। क्यों करते हैं थोड़ा सा और समझ लो। क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम जो स्पोर्स है उसको मारने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये होता है, इसलिए ये उसको तो मार ही देता है, मारने मतलब इनएक्टिव कर देता है। तो 121 डिग्री पे हम करेंगे, इतना याद रखो, ठीक है। और 15 PSI पे इसको हम करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको हम करेंगे, ठीक है। ये कमर्शियल स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं, कन्फ्यूज मत होना इससे। चलिए, तो कैनिंग इंडस्ट्री में इसको किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। बाकी के सारे हमारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। स्पॉइलेज जो ईस्ट रहते हैं उनमें सबसे सामान्यतः इनमें से कौन सा है बताइए। बहुत आसान है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। सैक्रोमाइसिस सेरेबिस यही हो जाएगा मेरे भाई। ये फर्मेंटेशन करेगा पहली चीज़ तो, और एल्कोहल बनाएगा ये, और CO2 भी बनाएगा ये, और इसके अलावा ये स्वेल कर देता है और बबलिंग भी बना देता है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको बेकरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखो। वहीं एस्परगलस क्या है, ये मोल्ड है। और ये राइजोपस है, ये भी एक मोल्ड है। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। चलो 71 हमसे पूछ रहा है कि सैल्मोनेला की वृद्धि के लिए आइडियल कंडीशन इनमें से कौन सी होंगी। अच्छा सवाल है, आने वाला सवाल है मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रल pH चाहिए इसको, और 35 से 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। सैल्मोनेला जो है सबसे पहले तो ये कैसा है भाई, मीसोफिलिक होता है। तो मीसोफिलिक होते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है सर ये कि जितना टेम्परेचर हमारा होता है उतना ही टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसको चाहिए होता है, वो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो बिल्कुल ये सही बात है आपकी। आइडियल कंडीशन इसमें वो दे रखी है 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, इतना दे रखा है। pH इसको बोल रहा है कि न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल जोन कितना होता है बताओ, 6.5 से लेकर के हम 7.5 को इसको न्यूट्रल जोन मानते हैं। इसके अलावा अगर आपसे वाटर एक्टिविटी पूछेगा तो कितना होता है इसके लिए, तो 0.94 इसको लगा देना। सेंसिटिव बताओ, ये हीट और एसिडिटी और ड्राइंग सेंसिटिव ये होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और सैल्मोनेला बताओ, ये एसिड और हीट, इसके अलावा जो ड्राइंग है इससे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। फूड बॉर्न आउटब्रेक्स में सबसे अधिक कौन सा फैक्टर योगदान देता है। इम्प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल, परफेक्ट रेफ्रिजरेशन, टू मच सॉल्ट, यूज ऑफ फैट फ्री फूड्स बताइए। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई इम्प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल। इसको थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग का 90% जो कॉज होता है, कारण होता है, सिर्फ एक चीज़ है, खाने को सही टेम्परेचर पर न रखना, ठीक है। अगर कूलिंग सही नहीं है तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएंगे। अगर टेम्परेचर अगर आपने होल्ड कर दिया तो पैथोजेंस मल्टीप्लाई कर जाएंगे। और रीहीट अगर आपने कर दिया तो टॉक्सिन्स हो जाते हैं उसमें, यानी कि जहर बन जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, मैंने आपको बोला था एक बार, टेम्परेचर डेंजर जोन ये कितना होता है, ये 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है, ठीक है। कोई बता सकता है ये क्या होता है? अगर बता सकता है तो बताना भाई। 73 पे चलते हैं। फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स में CO2 प्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म से होती है बताइए। ल्यूकोनोस्टॉक से, लैक्टोकोकस, राइजोपस या फिर सैल्मोनेला से होता है बताओ। आंसर हो जाएगा ल्यूकोनोस्टॉक से होता है, ठीक है। ल्यूकोनोस्टॉक समझो सो थोड़ा सा, ये हीट्रियो फर्मेंटेड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड ये फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये इथेनॉल बना देता है, ठीक है। CO2 भी बना देता है, और अरोमा कंपाउंड्स यानी खुशबू के भी कुछ कंपाउंड से बनाता है, इतना बस ध्यान रख लो। इसलिए कुछ जो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उनमें फ्रीजीनेस जो दिखती है वो इसी की वजह से हमको दिखाई देती है, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 74 है। जेड वैल्यू क्या होती है। बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है। डी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जेड वैल्यू अब आपको बताना है क्या होता है, बताइए भाई। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज नीडेड टू रिड्यूस डी वैल्यू बाय 1 log। अच्छा, डी वैल्यू याद है कि नहीं, कि भूल गए अब तक 74 पे आते आते।
देखो डी वैल्यू मैंने बताया था माइक्रोब्स का 90% तक कम होना और उसमें लगा हुआ समय डी वैल्यू कहलाता है। वहीं जेड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो डी वैल्यू को 10 टाइम कम करने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए। फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो होता है मेरे भाई डी वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है, अगर बैक्टीरिया 100 हैं और इनको हमको 90% कम करना है यानी कि 10 तक लेकर आना है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। ये तो डी वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं जेड वैल्यू। मान लेते हैं ये बैक्टीरिया हैं 100 हैं और इनको हमको 90% कम करना है, ठीक है। लेकिन कैसे करना है, अब कोई बोलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको 10% कम, इसको 90% कम करके 10% पे लाने के लिए कितना टेम्परेचर कम करना चाहिए, ये होता है आपका जेड वैल्यू, ठीक है। याद रखना, मतलब डी यहाँ पे आ जाएगा वो टाइम से रिलेटेड हो जाएगा, जहाँ जेड आ जाएगा ये टेम्परेचर से रिलेटेड हो जाएगा। डी टाइम से रिलेटेड याद रख लेना और जो जेड है ये टेम्परेचर से रिलेटेड थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 75, कौन सा ऑर्गेनिज्म सॉल्टेड फूड्स में जीवित रह सकता है, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस। इसको हॉलो टॉलरेंटिस को बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये नमक में सर्वाइव कर जाता है। जनरली मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं कि उनमें जैसे ही हम सॉल्ट डालते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे बच जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। अब देखो बताओ, अगर हाई सॉल्ट पे अगर कोई सर्वाइव कर पा रहा है तो अब मुझे अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि अगर वाटर एक्टिविटी अगर कम कर दिया जाए, पानी की मात्रा को कम कर दिया जाए तो ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि नमक का काम क्या होता है, ये डिहाइड्रेट करता है, पानी को ही तो निकालता है। तो जब सॉल्ट में ही ये जिंदा रह सकते हैं तो पानी की तो इनको ज़रूरत ही क्या है, तो दोनों में ये सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं मेरे भाई एच, है ना, इसको बोला जाता है। तो ऐसा कोई भी सॉल्टेड मीट हो गया, पिकल हो गया, तो वहाँ पे इनका रिस्क हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये कम वाटर एक्टिविटी में भी जिंदा रहते हैं और हाई सॉल्ट में भी ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे करके याद रखेंगे इसको। देखो थोड़ा सा इसको कम एक्सप्लेन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहला वाला जो वीडियो कर बनाया था 50 क्वेश्चन का, उसमें एक्सप्लेनेशन आपको पता है 2 घंटे तक की हो गई थी। बाकी उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, जहाँ पे ज़रूरत लगी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन को बढ़ा देंगे और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है केवल उतना ही बताना है तो केवल वहाँ पे उतना ही बताएंगे, ठीक है। 76 आपसे बोलता है कि फूड इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन में इनमें अंतर क्या हो। देखो फूड इंटॉक्सिकेशन, पहले इसको ले लेते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। देखो इसमें ऐसा है कि जहर अभी जो बैक्टीरिया वो बना नहीं रहे हैं, इसमें टॉक्सिन पहले से ही मौजूद है खाने में और आप उस टॉक्सिन को, उस खाने को आप जल्दी खा लेते हो। इसके सिम्टम्स मेरे भाई जल्दी आएंगे कि बहुत लेट आएंगे, तो बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। 30 मिनट्स में भी आ सकते हैं और 6 घंटे का समय भी ये ले सकते हैं, ठीक है। कुकिंग फूड टॉक्सिन को हमेशा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, इतना पहले तो आप याद रख लो। अगर कोई टॉक्सिन किसी चीज़ में मिला हुआ है, आप सोचोगे इसको हम गर्म करेंगे, बनाएंगे तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। बैक्टीरिया उस पर मर सकते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता है। इसके लिए अगर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे मेरे भाई, तो स्टेफिलोकोकस जो होता है ना, इसको बोलते हैं जो एंट्रोटॉक्सिन बनाता है। देखो स्टेफिलोकोकस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये एंट्रोटॉक्सिन बनाता है। हालांकि मैं इनको बता चुका हूँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये वॉमिटिंग कर देगा। तो इसको 2-3 दिन नहीं लगने वाले, ये खाओगे थोड़ी बहुत देर में ये हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम, तो बॉटुलिन टॉक्सिन बनाता है, तो डेंजर टॉक्सिन होता है, ये पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा बैसिलस सेरेसिस होता है जो एमिटिक टॉक्सिन बनाता है। देखो बताता हूँ, एक ये होता है बैसिलस सेरिस, ये एक टॉक्सिन बनाता है जिसको हम बोलते हैं एमिटिक टॉक्सिन, ठीक है। ये राइस में जनरली देखने को मिलता है और ये भी पॉइजनिंग है एक तरह का, ठीक है, जो आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक दूसरा होता है जो इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन से आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप बैक्टीरिया या वायरस को इनजिस्ट करते हो, यानी इसमें टॉक्सिन नहीं है, बैक्टीरिया वायरस खाने में है, आप उसको खा रहे हो। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है हमारे गट में, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जाएंगे, यानी हमारे पेट में जाएंगे और ये मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इनके सिम्टम्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 8 घंटे से लेकर के कई दिन तक इसमें लग सकते हैं। अगर कुकिंग सही से हुई है तो इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। इसमें इतना बेसिक सा अंतर आता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके ऑप्शंस अगर एग्जांपल्स देखने हैं आपको तो सेल्मोनेला हो जाएगा, शिगेला हो जाएगा, ई कोलाई, लिस्टीरिया, विब्रियो। इनके सिम्टम्स में फीवर आना, डायरिया होना, इंक्यूबेशन इनका काफ़ी लॉन्ग होता है। इंक्यूबेशन से रिलेटेड एक सवाल था अभी, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है मेरे भाई। 77 आपसे पूछ रहा है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये किस प्रकार का अनएरोब है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। ऑब्लिगेट,
अनएरोब, पहले तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप समझो। ऑब्लिगेट एनोर, ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये है, ये वो होते हैं जो ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। स्पोर फॉर्म कर लेते हैं ये, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी ये बनाते हैं, पहली चीज़ तो ये याद रखना है। अब देखो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो नहीं कर पाते, उनके स्पोर्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, यानी वो तो ग्रो नहीं कर पाते हैं लेकिन उनके स्पोर्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए जो कैंड फूड होते हैं, जो वैक्यूम पैक्ड फूड होते हैं, उनमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है, उसी के लिए ये होता है। इसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। देखो इस, ठीक है, अगर ऑक्सीजन इसमें है तो सर्वाइव भी कर जाता है। यहाँ लिखा है एरो टॉलरेंट, इसका मतलब क्या है? ये तो भाई मेरे ऑक्सीजन कितना भी डाल दो उसको टॉलरेंट कर जाएगा, लेकिन बोtulinum जो है यहाँ पे पूछा गया है, ये मर जाता है ऑक्सीजन से। इसके अलावा माइक्रो एरोफिलिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको लो ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब ऑक्सीजन तो इनको चाहिए लेकिन कम मात्रा में इनको चाहिए होती है। जो ऊपर वाले ये दो हैं, इनके कंपेरेटिवली कम इनको चाहिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। कह रहे हैं आपसे पेरिशेबल फूड्स की सेल्फ लाइफ बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, टेम्परेचर कंट्रोल प्लस HACCP। थोड़ा सा समझ लो इसको। पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं, कोई एग्जांपल बता सकते हो सर? बिल्कुल सर बता सकते हैं, मिल्क, मीट, ये, या फिर हम फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, कारण इसका क्या होता है? एक तो वाटर एक्टिविटी इनकी हाई फाई होती है, न्यूट्रिशंस इसमें भर भर के होते हैं, इसीलिए माइक्रोब्स को भी वही चीज़ें पसंद आती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, तो ये आसानी से ग्रो कर लेते हैं। अब इनको बचाने के इफ़ेक्टिव कुछ तरीके होते हैं, जैसे एक तो टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, और एक HACCP। इससे तो टेम्परेचर कंट्रोल अगर हमें करना है तो 5 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे थोड़ा सा कम रेफ्रिजरेटर में रख दो, ग्रोथ इनकी स्लो हो जाएगी, या फिर 60 डिग्री सेल्सियस इस पे कुछ समय के लिए हॉट होल्डिंग इसको रखो तो माइक्रोब्स इसके मर जाएंगे। और इसके अलावा है HACCP। HACCP का क्या कर सकते हैं हम? क्रिटिकल कंट्रोल जो पॉइंट होते हैं उनको मॉनिटर करो, आइडेंटिफाई करो, इसके अलावा सेफ स्टोरेज में इनको रख दो, तो ये सारे के सारे मेरे भाई ये बच जाएंगे, ठीक है। तो पेरिशेबल फूड्स मैंने आपको ये बता दिए, ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी वॉशिंग वगैरह रहती है उससे तो कंटेमिनेशन हट ही जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। 79 पे चलते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म डेयरी प्लांट्स में पोस्ट पास्चराइजेशन कंटेमिनेशन का मुख्य अपराधी है, मुख्य कल्प्रिट है, ये आपको बताना है। आंसर इसका बहुत आसान है, आप बता सकते हो स्यूडोमोनास इसका आंसर हो जाएगा। आप समझो क्यों है ये। सबसे पहले तो सिक्रोट्रॉप समझो। सिक्रोट्रॉप कौन से थे जो मैंने आपको बताए थे? PSYCHROTROPH, सिक्रोट्रॉप। ये मेरे भाई 4 डिग्री सेल्सियस इस पर भी काफ़ी तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। पहले तो याद रखो, याद रखो, प्रोटीज और लाइपेज, इन दोनों को बर्बाद कर देते हैं, दूध को बिटर बना देते हैं, रोटन मतलब सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो पाश्चराइजेशन के बाद जो भी कंटेमिनेशन होती है उसमें इसका सबसे बड़ा रोल होता है किसका? स्यूडोमोनास का, ठीक है। चलो ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ जानने का नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे कि बैसिलस सेरेस किस प्रकार की फूड पॉइजनिंग करता है। फूड पॉइजनिंग करता है ये तो पता है, लेकिन किस प्रकार की करता है? बोथ करता है, डायरियल और एमिटिक, ये दोनों प्रकार की करता है। दोनों बहुत डिफरेंट हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं एमिटिक की बात करूँगा। एमिटिक, ये इसमें जो वॉमिटिंग होगी मेरे भाई, ये टॉक्सिन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा खाने में पहले से, यानी कि प्री फॉर्म टॉक्सिन होगा, पहले से बना हुआ, प्री फॉर्म्ड, ये आप पहले तो याद रखेंगे। और अभी दोनों में अंतर बताऊंगा, दोनों थोड़े से अलग हैं। और इसको याद रखेंगे, ये हीट पे नहीं मरेगा, यानी कि हीट स्टेबल होगा। इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होगा, पीरियड होगा, वो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट से लेकर के मेरे भाई 6 घंटे तक होगा। इतने में ये रिजल्ट दिखा देगा जैसे ही आप खा लोगे इसको। मोस्टली अफेक्टेड फूड इसका राइस याद रखना है। और कैसे राइस? कि रात को रखे हुए हैं, बच गए, खा नहीं पाए हो, और सुबह आपने उनको फ्राई कर लिया, तो फ्राइड करके जो राइस बनाओगे वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें आपके लिए होंगे। अब आते हैं डायरियल में। डायरियल में होगा, इसमें याद रखना, इसमें ऑर्गेनिज्म पहले तो आपके अंदर जाएगा बॉडी के इंटेस्टाइन में जाकर के, फिर टॉक्सिन बनाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसको कहाँ करेगा? ये इंटेस्टाइन में जाकर के बनाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटेस्टाइन में जाकर के ये टॉक्सिन बनाएगा। हीट पे ये क्या करेगा? सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो कुकिंग से ये मर जाते हैं। इंक्यूबेशन लेकिन इनका कितना होता है? 8 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक आपको देखने को मिलेगा। मीट, वेजिटेबल, सॉसेस वगैरह इनमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 81 पे चलते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पाइसेस में सर्वाइवल के लिए फेमस है? बैसिलस, विब्रियो, ई कोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस, बताइए। तो बैसिलस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। स्पाइसेस में मिर्ची, हल्दी, जीरा, ये सारे के सारे क्यों करते हैं? इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनमें मॉइस्चर कम होता है,
मॉइस्चर कम होता है। मसालों में देखा है कहीं मॉइस्चर से तो ख़राब हो जाते हैं, तो मॉइस्चर इनमें कम होता है। और इसकी वजह से अब देखो, आपने कभी अगर सोचा हो कि सर कभी कभी हम जो हल्दी है और जो जितने भी घर में मसाले यूज़ होते हैं सर, हम उनको लेकर के आते हैं, पैकेट में से निकालते हैं और उसको अच्छे से बंद करके डब्बे में रखते हैं, उसके बाद भी उसमें कीड़े आ जाते हैं एक तरह से। या फिर तो याद रखो मेरे भाई, चाहे मसालों में कुछ भी कर लेना आप, चाहे उनको ग्राइंडिंग कर लेना, चाहे उनको ड्राइंग कर लेना, चाहे स्टोरेज चाहे कैसा भी उसका कर लेना, लेकिन वो उसमें हर हर स्टेज पर जाकर के सर्वाइव कर जाते हैं वो। इसीलिए मेरे भाई आपको देखना होगा कि कहीं पे इसमें मतलब हो ही जाते हैं ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो 100% वाली चीज़ है ये। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रीज ड्राइंग लाइफोलाइजेशन का मुख्य माइक्रोबियल प्रभाव इसमें से क्या है बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा रिमूव वाटर कीप्स माइक्रोब्स डॉर्मेंट। थोड़ा देखो ये लगा ना फ्रीज ड्राइंग, इसमें ना भाई दो स्टेप्स होते हैं, दोनों को समझ लो। एक होता है कि फूड को पहले फ्रीज करना है, ठीक है, इसके बाद फिर वैक्यूम से पानी जो है सब्लिमेट करके उसको हटाना है, वैक्यूम से पानी को सब्लिमेट करके हटा देना है। अब इससे होता क्या है, माइक्रोब्स मरते नहीं हैं, बस इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि डोरमेंट हो जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि डोरमेंट माइक्रोब्स हो जाते हैं इसमें, क्योंकि वाटर एक्टिविटी इसमें कम हो जाती है। तो इसकी वजह से स्पॉलेज में रुक जाती है। सिंपल कहानी है, ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। मीट क्यूरिंग में नाइट्रेट किसके नियंत्रण के लिए जोड़ा जाता है बताइए। आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम। थोड़ा सा समझ लो इसको। इसमें बोट्यूलिज्म जो रहता है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो ये अनएरोबिक मीट में टॉक्सिन नहीं बना सकता है, पहले ध्यान रखना। बाकी नाइट्रेट्स होते हैं ना, देखो सुनो, ये दोनों अलग होते हैं। ये नाइट्रेट्स है ना, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो स्पोर होते हैं उनका जर्मिनेशन जो होता है, बनना जो होता है, ये स्टॉप हो जाता है, ये रुक जाता है। समझ आया। तो ये क्या बोल रहा है, नाइट्रेट से उसने पूछा कि किसके नियंत्रण के लिए जोड़ा जाता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम इससे बचने के लिए जोड़ा जाता है। और नाइट्रेट जो होता है ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होना इनका ये कम हो जाता है। बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर इससे पूछ ले कि कैसा कलर देता है नाइट्रेट्स, तो याद रखना पिंक कलर देगा। कहाँ देगा, मीट में देगा ये, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। AW यहाँ पे वाटर एक्टिविटी के बारे में फिर से सवाल पूछ रहा है कि 0.60 पर कौन सर्वाइव इनमें से कर सकता है। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। वाटर एक्टिविटी से एक सवाल देखना 100% आएगा, तो मोल्ड इस पर सर्वाइव कर सकते हैं इस पर, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि अगर बैक्टीरिया का अगर पूछेगा तो 0.90 बता देना वाटर एक्टिविटी। और अगर आपसे मोल्ड का अगर पूछेगा तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.60। और अगर आपसे वायरस प्रोटोजोआ पूछे इसके तो मुझे खुद बता दो, ठीक है। चलो ईस्ट इसमें है नहीं तो ईस्ट का मैं खुद बता देता हूँ, 0.85 इतना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या समझाना है इसमें, कुछ नहीं, वाटर एक्टिविटी कई बार बता चुका हूँ। कौन सा ऑर्गेनिज्म वैक्यूम पैक्ड मीट में स्पॉइलिश कर सकता है। बहुत शानदार सवाल है और आसान सवाल है, तो आप लगाएंगे लैक्टोबैसिलस। वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब है ऑक्सीजन को रिमूव करके उसको पैक करना, ठीक है। इनॉर्व होते हैं यानी वैक्यूम में भी ग्रो कर जाते हैं। तो मीट में जो सोरिंग जो स्लिम आती है, जो सोरिंग जो खट्टी खट्टी स्मेल आती है, वो इसी की वजह से आती है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। सीडोमोनास इसमें ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको इसको जिंदा रहने के लिए भाई ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। मीट में से जो खट्टी खट्टी स्मेल आएगी वो इसी की वजह से आती है, लैक्टोबैसिलस की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं भाई। फूड फर्मेंटेशन में इथेनॉल प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा होता है बताओ। आसान सवाल है, सैक्रोमाइसिस ये हो जाएगा। देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की ये बात कर रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहा है। किससे होता है, ईस्ट के द्वारा ये होता है। किसके द्वारा होता है, सैक्रोमाइसिस के द्वारा होता है, ईस्ट का नाम है ये, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, शुगर होगा उसको एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देगा। बियर में, वाइन में, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल है। 87 पे चलते हैं। हीट लाइबल टॉक्सिन किस माइक्रोबियल ग्रुप द्वारा ज़्यादा बनते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है, बताइए। मैंने इसको पहले भी बताया था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा ज़्यादा बनता है। हीट लाइबल टॉक्सिन मतलब हीट सेंसिटिव टॉक्सिन। ग्राम नेगेटिव रॉड्स बनाते हैं, इसको ध्यान रखना। ई कोलाई हो गया, विब्रियो हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, इनको आप याद रखेंगे। चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं, देखो हीट स्टेबल और हीट लाइबल, ठीक है। इसमें याद रखना यहाँ पे आप जो स्टेप होते हैं एंट्रोटॉक्सिन उसको ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे
ई कोलाई जो एल्टी टॉक्सिन है, क्या हो जाता है इसको बार बार, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। फ्लैट सोर स्पॉइलेज में एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है बताइए। लैक्टिक और जो ब्यूटरिक एसिड फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। देखो सुनो, जो कैंड फूड आते हैं ना उनमें बिना गैस फॉर्म हुए एसिड बन जाना, इसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। तो जो भी कंटेनर होते हैं ना, जो कैन होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। एसिड बनने का असली कारण क्या है पहले तो बताओ। लैक्टिक प्लस ब्यूटरिक एसिड प्रोडक्शन, इनकी वजह से ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म रेफ्रिजरेटेड फूड में सिक्रोट्रोपिक स्पॉइलेज कर सकता है बताइए। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, शीडोमोनास हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि इन चीज़ों को हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है। 0 से 7 डिग्री सेल्सियस कितनी बार इसको बता चुका हूँ मैं, ध्यान रखना है इसको, है ना। मिल्क में सबसे कॉमन स्पॉइलेज इसको माना जाता है, मिल्क बिटर हो जाता है, प्यूट्रीफाइड हो जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। कौन सा टॉक्सिन हीट स्टेबल होता है, कई बार बता चुका हूँ इसको भी मैं, ये हो जाएगा स्टेफ एंट्रोटॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो बाकी के सारे यहाँ पे ये होते हैं हीट लाइबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे सोर कर्ड फॉर्मेशन, इसका मुख्य कारण क्या है बताओ। मैंने बताया था कि मीठा दही और खट्टा वाला, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये बताइए 92 आपसे पूछ रहा है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिशियोडोर, फिश जैसी गंदी स्मेल देता है बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा श्वेनेला। सी फूड होते हैं ना उनमें एक खास तरह की फिशी स्मेल आती है, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें आप याद रखना दो चीज़ें, एक होता है मेरे भाई TMAO, शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बताओ, ट्राई मिथाइल माइन ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है TMA, इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइलमाइन, है ना। इसमें ऑक्साइड बस जुड़ा रहता है और इसमें नहीं जुड़ा रहता है। ये TMA जो है ना, ये फिशी जो स्मेल आती है उसके लिए ज़रूरी ये होता है, और बाकी इनको याद रखना, ये साइकोट्रॉपिक होते हैं, ये फ्रीज में भी ग्रो कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 में किमची में गैस पॉकेट्स किस ऑर्गेनिज्म के कारण बन जाती हैं। अच्छा है, आसान है, कई बार बता चुके हैं, ल्यूकोनोस्टॉक हो जाएगा, इसकी वजह से बन जाता है। किमची क्या है, फर्मेंटेड वाला एक फूड होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से फर्मेंट होता है। अब जो ल्यूकोनोस्टॉक है इसको याद रखेंगे, ये CO2 बनाता है ना, और इसकी वजह से किमची में छोटे छोटे गैस बबल्स बन जाते हैं, इनको गैस पॉकेट्स कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 94, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर पास्चुराइजेशन इफिशियंसी, बताओ पास्चुराइजेशन की दक्षता के लिए सूचक जीव इनमें से कौन सा है। आसान है, देखो जो पास्चुराइजेशन होता है ना, ये इस पास्चुराइजेशन का कितना टाइम के लिए इसको पास्चुराइज करना है किसको, और कितने टेम्परेचर पे करना है। तो हमने पढ़े थे ना LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये जो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, इस बेचारे को मारने के लिए सब कुछ सेट किया गया है कि किसको कितनी देर तक गर्म करना है, कितनी देर के लिए गर्म करना है, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही बड़ा विक्टिम है इसका। क्वेश्चन नंबर 95, बताइए किडनी डैमेज कर देने के लिए कौन सा टॉक्सिन सबसे ज़्यादा कुख्यात है, खतरनाक है। ओकरा टॉक्सिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे ये पूछे ये टॉक्सिक है, इसके लिए और कोई दूसरा नाम है क्या, तो बिल्कुल है, नेफ्रोटॉक्सिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्यों, इसके अलावा ये किडनी डैमेज तो कर ही देता है, कैंसर के लिए भी ये जिम्मेदार हो सकता है, तो कार्सिनोजेनिक भी ये होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा, कॉफ़ी में, ड्राई फ्रूट्स में, सीरियल में, इसमें ये पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग HPP, इसको किसे नष्ट नहीं कर पाता है इसमें से। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है ये, चलो बताओ। तो याद रखना बैक्टीरियल जो स्पोर्स होंगे उनको ये ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये देखो HPP में एक चीज़ याद रख लो, ये वाली 600 MPa, ये मेजरमेंट करने की ये पूरी एक उनकी एक यूनिट है। ये डिस्ट्रॉय कर देता है मेरे भाई किसको, वेजिटेबल बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, इन सबको तो कर देता है, लेकिन एक चीज़ है जिसको नहीं मार पाता है, वो है बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है। इसलिए HPP को कैनिंग जैसी कंप्लीट स्टेलाइजेशन मेथड इसको नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ को मार देता है, कुछ को नहीं मार पाता है। 97 पे चलते हैं। फर्मेंटेड सोया फूड्स जो हैं इनमें कौन सा फंगस आवश्यक होता है बताइए। आसान सवाल है, एस्परगिलस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंजाइम्स इसके लिए थोड़े से याद रख लो, ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। इसमें एमाइलेज चाहिए होता है,
प्रोटीज चाहिए होता है और एक लाइपेज, ठीक है। सोया प्रोटीन्स और कार्ब्स को फर्मेंटेड करके ये फ्लेवर बनाते हैं, इतना ध्यान रखना, थोड़ी सी छोटी सी बात है। सोया सॉस बताया था, मीसो बताया था, शेक बनाया था, उसमें ये जनरली यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 ई कोलाई, जिसमें एक आपको नंबर देखने को मिलेगा। इसकी विशिष्टता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है बताओ। सबसे पहला हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर प्रोड्यूस शीगा लाइक टॉक्सिन। थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको, देखो याद रखो, ये जो ई कोलाई का ये वेरिएंट है एक STEC, इसको ये लिखा आ जाए या फिर लिखा आ जाए VTEC, ये ठीक है, तब भी इसको मेरे भाई याद रखना। इसकी जगह पे आपको ये भी चीज़ ये लिख के आपको दे सकता है। शीगा लाइक टॉक्सिन बनाता है, ये कारण बनता है ब्लडी डायरिया का। एक याद रखना HUS शॉर्ट में लिखा है, बता देता हूँ। H से होता है हीमोलिटिक, U से होता है यूरेमिक और S से होता है सिंड्रोम, ठीक है, किडनी फेलियर के लिए, ठीक है मेरे भाई, किडनी फेलियर के लिए ये जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको लिखा है HUS। कौन, जो हमने ई कोलाई यहाँ पे लिख दिया है। ये कहाँ मिलेगा सर, ये अंडर कुक्ड बीफ हो गया, मीट हो गया, उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। चलिए 99 पे चलते हैं। फूड इरेडिएशन किस माइक्रोबियल टारगेट को सबसे पहले प्रभावित करता है। अच्छा सवाल है। DNA, प्रोटीन, लिपिड या फिर पिगमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई DNA को सबसे पहले प्रभावित करता है। देखो इरेडिएशन यहाँ पे बात कर रहा है, इरेडिएशन में आप याद रखेंगे ये जो एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, इनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है किसको, माइक्रोब्स को मारने के लिए, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इनका जो DNA जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और इसकी DNA की जो रेप्लिकेशन होती है, बार बार बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रभावित हो जाती है और रुक जाती है, ऐसे करके ये इसको बचा लेता है खाने को। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई यूनिट 2 का टॉप 100 का, कौन सा ऑर्गेनिज्म पिंक ईस्ट फिल्म ये बनाता है, बताइए। वैसे तो मेरा मन हो रहा है कि मैं इसको आपको दे दूं करने के लिए, कहीं से ढूंढ के इसका आंसर लेके आओ। यस, इसको आप ढूंढ के इसका आंसर लेके आओ, ठीक है। इसके बाद जब इसका आंसर आप लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं जिसका भी आंसर सही होगा उसको हार्ट दे के सबसे ऊपर पिन कर दूंगा मैं, जिससे सभी लोगों को पता चल जाएगा। और नहीं बता पाओगे तो फिर मैं इसका आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक्सप्लेनेशन इसका मैं पूरा टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए, तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन हमने यूनिट 2 के भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यूनिट 3 पे जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, कर लो उसको, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट, सारी चीज़ें, नोट्स, ये सारी की सारी सीट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और जितना हो सकता है फिर मेरे भाई सपोर्ट कीजिए जैसे हम आपको कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।